हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है श्री राम आई स्पेशल चैनल पर। गाइस, मेरा नाम अंशु गोस्वामी है। जैसा कि मैं आप सब लोगों को यूपी स्टेट से कवर करवा रही हूँ, तो चलिए आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हम इसमें सीखते हैं कि यूपी का भौतिक विभाजन किस बेस पर किया गया, किस तरीके से किया गया है, कितने प्रकार से किया गया है। ठीक है, पहली बात तो ये कि भौतिक विभाजन किया क्यों जाता है। भौतिक विभाजन किसी भी क्षेत्र का ये देखने के लिए कि वहाँ का पर्वतीय इलाका है, पठारी इलाका है, मैदानी इलाका है, तो भौतिक विभाजन का जो एक आधार होता है वो इसी बेस पर किया जाता है। ठीक है, हमारे भी यूपी का भौतिक विभाजन जो है वो 3 प्रकार से किया गया है। जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना हुआ था 2000 से पहले, तो भौतिक विभाजन तीन तीन आधार पर किया गया था। तब था 2000 से पहले, जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना हुआ था, तब भौतिक विभाजन 3 प्रकार से किया गया। अब वो था, पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा था मैदानी क्षेत्र, तीसरा था दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र। ये विभाजन उत्तराखंड के बनने से पहले था। ठीक है, जब उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड के बाद अब ये शिवालिक जहाँ पहाड़ियाँ, ये यहाँ पास उत्तराखंड, ये उत्तराखंड का इलाका है, इधर ये उत्तराखंड राज्य बना। तो इस यहाँ पास अब जब ये उत्तराखंड हमसे अलग हो गया 2000 में, तो फिर इस प्रदेश को भावर एवं तराई का क्षेत्र कहा गया। अब भी हमारा 3 प्रकार से ही विभाजन है, भौतिक विभाजन यूपी का। लेकिन अब हम भाभर एवं तराई क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। तो अब भी हमारा 3 विभाजन है, भाबर एवं तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र। तो चलिए आज हम सीखते हैं, जानते हैं कि पठारी क्षेत्र क्या है, भाबर क्षेत्र क्या है, तराई क्षेत्र क्या है, ये सारी चीजें। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वो भाव तराई क्षेत्र के उत्तर में क्या है, तो आपको बताना होगा भाबर क्षेत्र। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, जो बड़े बड़े पत्थर बने हुए हैं, पत्थर टाइप में गोले से है, ये है भाबर प्रदेश। ये है आपका तराई का क्षेत्र। भाबर क्षेत्र के ठीक नीचे तराई का क्षेत्र, तराई क्षेत्र के नीचे मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र के नीचे है पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र दक्षिण का। तो भाबर एवं तराई क्षेत्र का अध्ययन हम एक में करते हैं, फिर मैदानी क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, फिर हम दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। अब ये भाबर जो प्रदेश है, भाबर प्रदेश, ये जो शिवालिक पहाड़ियां आपको दिख रहा है, तो शिवालिक पहाड़ियों के नीचे गिरिपाद, जो शिवालिक पहाड़ियों के जो गिरिपाद है, वहां से ये भाबर प्रदेश स्टार्ट होता है। क्योंकि आपको भी पता है, नदियां अपने साथ अवसाद बहा कर लेकर आती हैं। नदियां जब अवसाद लेकर आती हैं तो उसे समतल मैदान में छोड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हुआ कि जब नदियां पहाड़ों से निकलते हुए जब नीचे नीचे की ओर आती हैं, समतल मैदान में आती हैं, तो बड़े बड़े अपने साथ पत्थर लेके आते हैं, बड़े बड़े अवसाद लेकर आते हैं, तो वो यहीं पास समतल मैदान मिलता है जिससे गिरिपाद के पास, तो यहाँ पास ये छोड़ देती हैं। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर, तो ये जो बड़े बड़े पत्थर है, यहाँ इसी प्रदेश को भाबर प्रदेश के नाम से हम जानते हैं। अब इसका जो विस्तार है, सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है। कुशीनगर, सहारन प्रदेश से लेकर कुशीनगर तक इसका विस्तार है। अब भाबर प्रदेश में क्या है, यहाँ पास नदियां दिखना बंद हो जाती हैं। नदियों का जो धार होता है, अब दिखने का मतलब ये चीज है कि कहने मतलब ये चीज है कि यहाँ जो नदियों का जो एक धार होती है, धारा होती है, वो फ्लो नहीं दिखाई देता। यहाँ पास नदियां एक गैप सी हो जाती हैं। कहने मतलब अब यहाँ पास बड़े बड़े पत्थर है, तो आपने देखा होगा कि उत्तराखंड अगर क्षेत्र में गए होंगे, तो आप देखिए बड़े बड़े पत्थर होते हैं, नदियों का जो एक बहाव होता है वो कम हो जाता है, धारा के रूप में अब वो नहीं बहती हैं। आप इधर से उधर पार हो सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो उनकी जो गहराई होती है उतनी गहराई भी नहीं होती है, आप आराम से पार हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो भाबर प्रदेश है वो ये है। अब इसके बाद क्या हुआ, तराई क्षेत्र आता है।
एक चीज और, भाबर प्रदेश में जो इसकी चौड़ाई है, भाबर प्रदेश की चौड़ाई पश्चिम में पश्चिम में कम और पूरब, पश्चिम में ज्यादा और पूरब की ओर कम होता है। इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई कहने का मतलब ये चीज है कि जो ये भाबर प्रदेश है, अब यहाँ पास इतना है, इसकी चौड़ाई यहाँ पास इतना, तो यहाँ पास जाते जाते इसकी जो चौड़ाई होती है वो यहाँ तक बसती है। कहने का मतलब ये चीज है। जैसा कि हमने अभी भाबर प्रदेश के बारे में जाना, अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि पश्चिम की तरफ भाबर भाबर प्रदेश जो है वो अधिक चौड़ा है, पूरब की तरफ कम है। ठीक है, अब आते हैं हम तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र क्या है? ये दलदली एवं नम भूमि है। ठीक है, यहाँ पास, अब यहाँ पास नदियां, फिर से जो नदियां यहाँ पास गैप सी हो जाती हैं, गैप सी क्या मतलब, उनकी जो धारा नहीं होती, गैप सी कम दिखती है, वो यहाँ पास तेजी से दिखना स्टार्ट कर देती है। ये एक दलदली और नम भूमि है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र का विस्तार जो है वो सहारनपुर से लेकर ठीक इसके दक्षिण में, भाबर प्रदेश के दक्षिण में, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाबर के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है, तो आपको बताना होगा तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र का जो विस्तार है वो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है। ठीक है, अब इसका ठीक इसका उल्टा है, कहने मतलब भाबर प्रदेश पश्चिम में चौड़ा है और पूरब में पतला हो जाता है। भाबर प्रदेश का जो क्षेत्र होता है, तराई क्षेत्र का क्या होता है? पश्चिम का पश्चिम क्षेत्र की, तराई क्षेत्र की चौड़ाई कम और पूरब क्षेत्र में इसकी जो चौड़ाई होती है या यहाँ पास अधिक हो जाती है तराई क्षेत्र का। ठीक है, आप नोट करते हुए चले, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो पूरब की तरफ जो होता है, इसके तराई क्षेत्र की जो चौड़ाई होती है वो अधिक हो जाती है, अब पश्चिम की तरफ कम होते चली जाती है, इधर कम होती है इसकी चौड़ाई। ठीक है, अब तराई क्षेत्र में क्या होता है? तराई क्षेत्र में पहले पॉपुलेशन जब बढ़ना स्टार्ट हो गई, या जब भारत का जब विभाजन हुआ, तो उसके बाद जब जनसंख्या आना स्टार्ट हुई, तो इस तराई क्षेत्र में जो दलदली और नम भूमि थी, यहाँ पास जंगल जंगल बहुत ज्यादा था। ठीक है, अब यहाँ पास वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज्यादा था, मतलब कि जब सिंपल सी बात है, दलदली भूमि है, वहाँ घास जंगल होंगे तो वहाँ जानवर भी होंगे, तो ये सारी चीजें, तो फिर क्या हुआ, जब जनसंख्या बढ़ने लगी, तो इस क्षेत्र को जो दलदली नम भूमि थी, जंगल का एरिया था, उसको फिर एग्रीकल्चर के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पास एग्रीकल्चर होता है। तो जो तराई क्षेत्र का जो जो कृषि, तराई क्षेत्र में जो सबसे अधिक उपजाया जाता है वो धान, इस तराई क्षेत्र में धान और गन्ना है। ठीक है, धान और गन्ने की खेती की जाती है, धान एवं गन्ना, गन्ना की खेती की जाती है। ठीक है, आप नोट करते हुए चले, अच्छे से फिगर बना ले। ठीक है, तो धान एवं गन्ने की खेती की जाती है इस तराई क्षेत्र में। अब तराई क्षेत्र के नीचे आता है मैदानी क्षेत्र। इसका जो विस्तार है, तराई क्षेत्र का विस्तार है, वो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है, इसका भी। ठीक है, अब इसके नीचे आते हैं मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र, नदियां, आप भी जानते हैं कि नदियां अपने साथ औषाध लेकर आती हैं। ठीक है, अब नदियां जब अपने साथ औषाध लेकर आती है, तो यहाँ पास से ये गंगा, इसे गंगा और यमुना का दोआब भी कहते हैं, जो ये मैदानी क्षेत्र है। अब दोआब का मतलब ये होता है, दो आप का मतलब होता है पानी, मतलब दो पानियों के बीच का जो स्थान होता है उसे हम दोआब बोलते हैं। ठीक है, अब ये गंगा, इधर से ऐसे गंगा बहती है, ये होता है यमुना। ठीक है, इसको पूरा हम दोआब का क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पास क्या होता है, इधर से फिर ये घाघरा नदी, राप्ती नदी, और फिर है रामगंगा नदी, गंड रा वो गंडक नदी, ये सारी नदियां अपने साथ एक एक अवसाद लेकर आती हैं और ये पूरा मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, मैदानी क्षेत्र का जो पश्चिम पश्चिम क्षेत्र है, पश्चिम जो क्षेत्र पॉइंट है वो है यमुना नदी बनाती है। अब मैदानी क्षेत्र का जो पूर्वी क्षेत्र कहाँ तक है, वो है गंडक नदी तक। ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र की सीमा है। फिर हम देखते हैं मैदानी क्षेत्र में, अब मैदानी क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हम देखिए मैदानी क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है। मैदानी क्षेत्र में भी दो क्षेत्र आते हैं, एक आता है बांगर, एक आता है खादर। अब ये बांगर खादर क्या है, देखिए बांगर जो है, यहाँ पास पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा।
अगर मैं बांगर और खादर को याद रखना है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ऐसे याद रख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ भंगार होता है, तो भंगार क्या है? पुरानी चीजें होती है, आप उन्हें बेचते हो। तो बांगर, बांगर क्या है? वही पुरानी जलोढ़ है, ठीक है। और खादर, खादर ये नवीन जलोढ़ है, नवीन जलोढ़ मृदा है। अब देखिए, ये मैदानी क्षेत्र मैंने आपसे बताया कि ये दो भागों में डिवाइडेड है, एक बांगर है एक खादर है। बांगर में पुरानी जलोढ़ मृदा आती है, खादर में नवीन जलोढ़ मृदा आती है। अब ये नवीन जलोढ़ मृदा के क्या 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 कॉन्सेप्ट है? देखिए, ये जैसे ऐसे नदियां ऐसी बहती हैं, ठीक है। नदियां का जो ये एरिया होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नदी के जो आसपास का एरिया होता है इसे हम घाटी के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम कहते हैं गंगा घाटी, ठीक है। ये जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ होता है, ठीक है। क्योंकि नदियां अपने साथ प्रतिवर्ष मतलब अवसाद लेकर आती रहती हैं, ठीक है। जब नदियां अवसाद लेकर आती हैं तो वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती हैं, तो इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर बहुत अधिक विकसित होता है, ठीक है। तो अब कहने मतलब ये चीज है, जब नदियां ऐसे ऐसे अपने फ्लो में बहती हैं, तो अब क्या होता है, बारिश के मौसम में नदियों का जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है, मतलब बाढ़ आती है, ठीक है। जब ये बाढ़ आती है तो इस एरिया को पूरा कवर करता है। अब नदियां यहाँ से बहना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से बहना स्टार्ट होता है। तो अब कहने मतलब ये चीज है कि अब यहाँ पास वो अपनी अवसाद छोड़ के चली जाती है। फिर जब नदियां यहाँ पास आती है तो ये जो क्षेत्र होता है ये खादर होता है। मतलब कहने मतलब ये चीज है, प्रतिवर्ष नदियां अपने अवसाद को यहाँ छोड़ती रहती हैं, ठीक है। तो ये खादर का प्रदेश होता है, ये बहुत अधिक उपजाऊ होता है। इसके बाद जो इसके ऊपर का एरिया होता है, अब जहाँ पास मान लीजिए यहाँ पास तो प्रतिवर्ष बाढ़ आती रहती है, यहाँ पास की तो मिट्टियां नए तरीके से आती रहती है और अवसाद आती रहती है। लेकिन जो इसका ऊपर का जो भाग है, मैदानी क्षेत्र का ही एरिया, लेकिन जो इसके ऊपर यहाँ पास बाढ़ नहीं पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि इनका मतलब कि नवीनीकरण, मतलब इनका मतलब रिन्यू नहीं होता है। कहने मतलब ये चीजें, ये प्रतिवर्ष नहीं होता है। ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये प्रतिवर्ष यहाँ बाढ़ आती है, नदी का एरिया बढ़ता है, अपने साथ वो नए नए अवसाद लेकर आती है, ठीक है। तो ये उपजाऊ होता है। लेकिन जो इसके ऊपर का जो एरिया है, यहाँ पास प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं पहुंचता है। तो कहने मतलब ये चीजें, यहाँ पास पुरानी मृदा रहती है, ये कम उपजाऊ होता है। इसकी अपेक्षा, खादर की अपेक्षा ये कम उपजाऊ होता है, इसीलिए हम इसे बागर कहते हैं, बागर, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा, इसे कहते हैं नवीन जलोढ़ मृदा। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है तराई क्षेत्र के नीचे क्या आता है, तब आपको बताना होगा बागर। आपको मैं एक सिंपल चित्र बना देती हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, आप ऐसे करके बना लीजिए, इसके ये है भाबर प्रदेश। ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे जब भी आपसे पूछेगा कि भाबर के दक्षिण में क्या है, तो भाबर प्रदेश। फिर है ये आपका है तराई क्षेत्र, भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। फिर मैदानी क्षेत्र तो आ जाता है, लेकिन अब ये कैसा है, बागर प्रदेश, बागर प्रदेश या बागर क्षेत्र भी आप बोल सकते हैं। फिर ये है खादर, खादर क्षेत्र, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि तराई के क्षेत्र में क्या है, तो बांगर प्रदेश। बांगर के दक्षिण में खादर क्षेत्र। तो आइए, ये भी आपसे पूछ लेगा तराई के क्षेत्र में, तो आपको बांगर खादर नहीं देगा, मैदानी क्षेत्र दे देगा, ठीक है। तो भी आप बोल सकते हो मैदानी क्षेत्र, क्योंकि मैदानी क्षेत्र का ही भाग है बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। अब इसके नीचे आता है दक्षिण। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैदानी क्षेत्र का जो पश्चिम है, जो पश्चिम पॉइंट है वो यमुना नदी बनाती है, और ये जो है पूर्वी में गंडक नदी बनाती है, ठीक है। अब आता है दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र। यहाँ की जो फसलें हैं, यहाँ पास धान, गेहूं और आलू उगाया जाता है, ठीक है। यहाँ का जो मैदानी क्षेत्र में जो उगाया जाता है वो धान, गेहूं और आलू, आलू का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं हम दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये आपका दक्षिण का पठारी, जो मैंने आपको बताया था बुंदेलखंड का एरिया आता है, ठीक है। ये वही बुंदेलखंड का एरिया। तो ये दक्षिण का, जहाँ हमारे जिले जो 11 जिले हैं, झांसी, ललितपुर,
फिर झांसी ललितपुर है, फिर आपका हमीरपुर है, फिर आपका है बांदा चित्रकूट और इलाहाबाद का दक्षिण का एरिया, ठीक है, पूरा नहीं इलाहाबाद, इलाहाबाद का दक्षिण का जो एरिया है ये पूरा आपका पठारियों पहाड़ी क्षेत्र में आता है, बुंदेलखंड राज्य में आता है, ठीक है। ये आपका मिर्जापुर सोनभद्र 11 जिले ऐसे हैं जो बुंदेलखंड एरिया में आते हैं। अब ये जो एरिया है जिसे हम बुंदेलखंड का एरिया कहते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत का एक भाग है जिसे हम दक्कन का पठार कहते हैं। तो ये दक्कन के पठार का ये भाग है, ठीक है। यहाँ पास क्या है, ये जब ये पठारी इलाका है तो यहाँ पास खेती वेती तो इतनी अच्छी होगी नहीं, ठीक है। इसकी जो सीमा, जो इसकी पश्चिम सीमा है वो बेतवा नदी बनाती है, बेतवा नदी, ठीक है। और ये यहाँ पास सोनभद्र तक है, ठीक है। ये भी पूछता है कि बुंदेलखंड का ऐसा कौन सा भाग है जो बघेलखंड से जुड़ा हुआ, वो सोनभद्र है। सोनभद्र में बघेलखंड का भी एरिया आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप देख लिए कि दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है। तो ये क्षेत्र जो है आपका दक्षिण के दक्षिण के पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमने आपको समझा दिया, जिस तरीके से यूपी का पूरा भौतिक विभाजन क्या है ये हमने पूरा भौतिक विभाजन आपको बता दिया, ठीक है गाइस। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्लाइमेट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।